अच्छा, अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्लास नंबर 3। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का क्लास नंबर 3 करेंगे। क्लास नंबर 3 करेंगे। चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। ऑलरेडी हम लोग 10 गो मैथ कर लिए थे। अच्छा, क्वेश्चन लिखना चालू करो। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो, ए बैग कंटेन ए बैग कंटेन 8 red ball, 8 red ball, 8 red ball and 5 white ball and 5 white ball. Full stop. Two successive draws. Two TW2 successive is UCCE double SIVE. Two successive draws 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 of three balls. Two successive draws of three balls are made without replacement. Are made without replacement. 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 Full stop. Find the probability. Find the probability. Find the probability that the first drawing that the first drawing give three white balls, three white balls and the second three red balls. ठीक है, तो क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बैग के अंदर आठ आठ रेड बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। एक बैग ड्रॉ कर लो ना, एक बैग ड्रॉ कर लो, ऐसे करके एक बैग ड्रॉ कर लो, ऐसे करके एक बैग ड्रॉ कर लो। ठीक है, हाँ, एक बॉक्स के अंदर लिखो ना, रेड इक्वल टू 8, रेड इक्वल टू 8 रेड, और उसके नीचे लिखो 5 व्हाइट 5। हाँ, उसके नीचे व्हाइट लिखो 5। बॉक्स के बाहर इक्वल देखे लिखो 30, इक्वल देखे लिखो 30। तो मतलब क्या है, मेरा पास जो बैग है, वो बैग के अंदर आठ आठ तो रेड बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है। तो टोटल कुल मिला के मेरे पास कितना बॉल है? टोटल 13 बॉल है। टोटल 13 बॉल है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। 13 बॉल है। अब बोल रहा है दो बार उठाएंगे, मतलब ड्रॉ करेंगे, एक बार उठाएंगे, ठीक है, फिर से दूसरा बार भी उठाएंगे, ठीक है ना। दो बार उठाएंगे तो बोल रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है जो पहला बार उठाएंगे हम लोग 3 व्हाइट बॉल आ जाएगा, और दूसरा बार जो उठाएंगे वो 3 रेड आ जाएगा। पहला बार जो उठाएंगे 3 व्हाइट बॉल ही आएगा, और सेकेंड बार जो उठाएंगे वो 3 रेड बॉल आ जाएगा। क्या प्रोबेबिलिटी है ऐसा? कितना प्रोबेबिलिटी है? तो चलो देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, चलो लिखो आंसर। पहले लिखेंगे फर्स्ट ड्राइंग पहला बार उठा रहे हैं। फर्स्ट ड्राइंग पहला बार उठा रहे हैं ना। फर्स्ट ड्राइंग लिखो। तो सैंपल साइज कितना बन रहा है लिखो। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो एन ब्रैकेट में एस ब्रैकेट बंद इक्वल 8 प्लस 5 इक्वल 30। अब जो 8 रेड बॉल है और 5 व्हाइट बॉल है, तो टोटल कुल मिला के 13 बॉल हो गया। यहाँ से तुम्हें क्या करना है,
तीन बॉल उठाना है, पहला बार तो तीन बॉल उठाना है, तो 13C3, 13 उसके नीचे C3, C 13 के नीचे C उसके नीचे 3, 13C3। नेक्स्ट लाइन में इक्वल देके लिखो। 13C3 को हम लोग कैसे करते हैं, 13 इंटू 12 इंटू 11, क्योंकि नीचे 3 है तो ऊपर में भी 3 संख्या जाएगा। 13 इंटू 12 इंटू 11, अच्छा तो 13 इंटू 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। वेरी गुड सर। काटोगे तो कितना आएगा, 286 आएगा। काट के एक बार चेक कर लो, 286 आएगा, 286 आएगा। तो सैंपल कितना बन गया, 286 का सैंपल बन गया। उसके बाद नेक्स्ट एन ब्रैकेट में E1, एन ब्रैकेट में E1, ई का मतलब क्या है, हाँ ई का मतलब इवेंट है। वेरी गुड। ई एन वन सॉरी एन E1, एन ब्रैकेट में E1 इक्वल टू E1, ई फॉर इवेंट, एन ब्रैकेट में E1 ब्रैकेट बंद इक्वल टू, अच्छा पहला बार क्या बोला था, पहला बार उठाएंगे तो क्या उठ के आएगा, 300, तीनों ही व्हाइट आएगा। अच्छा व्हाइट मेरे पास है कितना, तो 5, 5 को व्हाइट में से ही ना 3 उठेगा, या फिर रेड उठाएंगे तो व्हाइट हो जाएगा, नहीं ना, 5 वो व्हाइट बॉल है उसमें से 3 उठेगा। तो लिखो एन ई वन इक्वल 5C3, 5C3, 5C3 इक्वल, अच्छा बोलो 5C3 को कैसे करना है, 5 इंटू 4 इंटू 3 और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखो 10 आ रहा है ना, 5C3 का आंसर आ रहा है 10। अच्छा नेक्स्ट लाइन में आंसर होगा प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल इक्वल देखिए, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल इक्वल ई डिवाइडेड बाय एस, ई डिवाइडेड बाय एस, E divided by S equal 10 divided by 26, 26, 10 divided by 26 equal 5 divided by 143, 5 divided by 143, काटोगे तो 5 divided by 143। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या। तो देखो बोल रहा था क्या, तुम्हारे पास 13 गो टोटल बॉल है जिसमें से 8 गो रेड बॉल है, 5 गो व्हाइट बॉल है, तो कुल मिला के 13 बॉल है, 13 बॉल में से 3 बॉल उठाना है, तो 13C3, 13C3 आया था मेरा, 13C3, 13C3 मतलब कितने तरीके से हम लोग उठा सकते हैं, तो बोल रहा है 286 तरीके से हम लोग उठा सकते हैं। अब बोल रहा है ये तो बन गया मेरा सैंपल, अब जो ई बनना है, ई का मतलब क्या था, इवेंट बोले थे ना, ई का मतलब इवेंट बोले थे, तो इवेंट कैसा होगा, बोल रहा है सर 5 गो व्हाइट बॉल है उसमें से ही ना 3 व्हाइट बॉल उठेगा, 5 में से ही ना 3 उठेगा, तो 5C3, 5C3 का मतलब हो गया 10, 5C3 का मतलब हो गया 10। तो अब प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है सर E/S इक्वल 10/283, मतलब कि 5/143। बोलो ना सब समझ में आ गया क्या, ठीक है डन। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बोला था, नेक्स्ट बोला था देखो यहाँ पे बोला था कि सेकेंड चांस में 3 को रेड बॉल आएगा, सेकेंड चांस में 3 को रेड बॉल आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक बार बोला था, एक बार क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे। ए बैग कंटेन 8 रेड बॉल एंड 5 व्हाइट बॉल, 2 सक्सेसिव ड्रॉ ऑफ 3 बॉल आर मेड। यहाँ तक तो क्लियर है, लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट का कुछ ना कुछ तो मतलब होगा। सर विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो बॉल उठाएंगे ना उसको रखेंगे नहीं वापस, जो उठा लेंगे उसको रखेंगे नहीं। बात समझ में आया ना, जो जिसको उठा लेंगे उसको रखेंगे नहीं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है नेक्स्ट लिखो, अगेन अगेन आफ्टर ड्रॉन ऑफ 3 balls, again after drawn of 3 balls, थोड़ा सा मैं लिखवा के कर रहा हूँ, लेकिन परीक्षा में तुम्हें कुछ नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, है ना। अगेन आफ्टर ड्रॉन ऑफ 3 balls there are only डैश बॉल लेफ्ट, डैश में बोलो कितना होगा, 10 बॉल लेफ्ट, वेरी गुड, 10 बॉल लेफ्ट, देखो ओनली 10 बॉल लेफ्ट, ठीक है लाइन लिखिए। उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो एन एस इक्वल, एन ब्रैकेट में एस इक्वल
8 ब्रैकेट में आर लिखो तो 8 आर, यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा। 8 आर, आर मतलब कि रेट, रेट को मैं बोल रहा हूँ। 8 आर प्लस 2 डब्ल्यू, 8 आर प्लस 2 डब्ल्यू। अरे आर और डब्ल्यू नहीं भी लिखते तो भी समझ में आ रहा है, 8 गो रेड बॉल है और 2 गो व्हाइट बॉल है, ठीक है ना। या अब बोलो तुम्हें यहाँ से 3 बॉल उठाना है, 3 बॉल उठाना है, किस तरीके से उठा सकते हो, 10 से 3 तरीके से उठा सकते हो। इक्वल देखिए नीचे लाइन में लिख दो, 10 से 3 लिखिए, उसके बाद उसको तोड़ के दिखाओ। 10 is 10 into 9 into 8 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1, ये वाला क्वेश्चन 120, 120 तरीके से तुम 120 तरीके से तुम उठा सकते हो, ठीक है ना। ये बन गया सैंपल मेरा। अब इवेंट करना है तो नेक्स्ट लाइन में लिखो Ne2, Ne2। अब रेट उठना है ना, अब तो रेट उठना है, तो रेट कितना है मेरे पास बॉल, बोलो ना 8। हाँ, तो Ne2 इक्वल 8C 3, वेरी गुड। 8 में से 3 उठना है तो 8C 3, 8C 3 के नेक्स्ट लाइन में लिखो 8 into 7 into 6, 8 into 7 into 6 डिवाइडेड बाय 3 into 2 into 1, मतलब कि 56, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन में सो प्रोबेबिलिटी फॉर 3 रेड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी फॉर 3 रेड बॉल, so probability for 3 red ball equal E by S, so probability for 3 red ball equal, so probability for 3 red ball equal E by S, मतलब 56 divided by 120, 56 divided by 56 divided by 120, मतलब इक्वल देके 7 by 15, 7 by 15, 7 by 15, ठीक है ना। हो गया, इंडिविजुअल का हो गया। अब टोटल प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी पूछे तो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाल देना, तो एक लाइन एक्स्ट्रा कर लो। नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी, नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल दिए। अब अगर क्वेश्चन पूछे तो टोटल प्रोबेबिलिटी भी निकाल देना, कुछ नहीं है। नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल 5 by 143, 5 by 143 into 7 by 15, 7 by 15 equal 7 by 429, 7 by 429, बोलो 7 by 429, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2, BOX बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 and box 2 contain, box 1 and box 2 contain 4 white and 3 red, 4 white 3 red and मत लिखना, 4 white 3 red and छोड़ दो, हाँ एंड कर दो, 4 white, 3 red and 3 blue ball। Full stop। On the other hand, box 2 contain, on the other hand box 2 contain, box 2 contain 5 white 4 red, 5 white 4 red and 3 blue ball। मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बता के लिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो जस्ट समझने के लिए मेन जीस्ट बात है, ठीक है। लेकिन जो मैं दिखा रहा हूँ वही एकदम परफेक्ट है, तो वीडियो सुन के थोड़ा सा लिख लेना है तुम लोगों को भी। हाँ, 5 white 4 red and 3 blue ball, ठीक है ना। फुल स्टॉप। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, if one ball is drawn at random from each box, from each box, comma, what is the probability that, what is the probability that both
the balls are of both the ball both the balls both the balls are both the balls are of the wave of both the balls are of the same color of the same color। एक बार धीरे धीरे बोलते हैं, सुन लो, मिला लो। बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 कंटेन 4 white and 3 red, 4 white, 3 red and 3 blue ball. On the other hand, box 2 contain 5 white, 4 red, 3 blue ball. If one ball is drawn at random from each box, what is the probability that both the balls are of the same color? अच्छा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास बॉक्स 2 है, दो ठो बॉक्स है। हाँ, तो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, तुम्हारे पास दो बॉक्स है, हर एक बॉक्स में तीन तीन कलर का बॉल दिया हुआ है। अब बोल रहा है तुम दोनों ही बॉक्स बॉक्स में से एक बार करके उठाओगे। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ईच बॉक्स, हाँ, दोनों ही बॉक्स में एक बार हाथ डालोगे और एक एक बार उठाओगे, कलर माने बॉक्स बॉल उठाओगे। दोनों बॉक्स में ही एक बार हाथ डालोगे और बॉल उठाओगे। यहाँ से बॉक्स 1 से भी एक बॉल उठाओगे और बॉक्स 2 से भी एक बॉल उठाओगे, तो क्या चांस है कि दोनों ही बॉल सेम कलर का उठेगा? या तो दोनों ही व्हाइट उठेगा, नहीं तो दोनों ही रेड उठेगा, नहीं तो दोनों ही ब्लू उठेगा। क्या चांसेस है? तो पहले तो दो बॉक्स ड्रॉ करेंगे सर, दो बॉक्स ड्रॉ करेंगे ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा दो बॉक्स ड्रॉ कर लो ऐसा, थोड़ा बड़ा बड़ा करो ना। हाँ हाँ, कितना सुंदर टैंकी की तरह, सही है, थोड़ा बड़ा बड़ा करो, बड़ा है तो बेहतर है। देखो उसके अंदर में लिखो 4 वाइट, मैं 4 उसके डैश देके वाइट, 4 वाइट, उसके नीचे 3 रेड और उसके बाद 3 ब्लू, उसके नीचे बॉक्स 1 लिख दो, उसको बॉक्स 1 BOX बॉक्स 1, और उसके बाद बॉक्स 2 में चले जाओ। बॉक्स 2 के नीचे पहले तो बॉक्स 2 लिख दो, उसके बाद बॉक्स 2 के अंदर लिखो 5 वाइट, 4 रेड, 3 ब्लू, ठीक है ना, वेरी गुड। तो पहले तो हमें सैंपल तैयार करना पड़ेगा, पहले तो हमें सैंपल तैयार करना पड़ेगा, सैंपल तैयार करना पड़ेगा। व्हाइट का एक प्रोबेबिलिटी आएगा, रेड का एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है, हाँ ब्लू का भी एक प्रोबेबिलिटी हो सकता है बॉक्स 1 से, बॉक्स 2 से भी वही, व्हाइट का कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा, रेड का कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा, व्हाइट का कुछ प्रोबेबिलिटी आएगा। तो चलो पेज को मिडिल से फोल्ड कर लो, तो जैसे मैं किया हूँ, पेज को मिडिल से फोल्ड कर लो। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में लिखना बॉक्स 1, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर में लिख देना बॉक्स 1, और राइट हैंड साइड के ऊपर में लिख देना बॉक्स 2, ठीक है। अब आ जाओ बॉक्स 1 के वहां पे आ जाओ, लिखो एन एस इक्वल, अच्छा बॉक्स 1 बॉक्स जो बनाए हो ना, बॉक्स के बाहर इक्वल देके लिखो, तो टोटल कितना तुम्हारे पास ये है बॉल है, 10 बॉल है, और बॉक्स 2 में तुम्हारा 12 है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो 10 बॉल में से कोई एक बॉल उठेगा, 10 में से ही ना कोई बॉल एक बॉल उठेगा, तो एन एस इक्वल 10C1, एन एस इक्वल एन के एन ब्रैकेट में एस है ना, एन ब्रैकेट में एस इक्वल 10C1, 10C1 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 ही आएगा, है ना। 10 इक्वल देके लिख दो, 10 बगल में इक्वल देके लिख दो 10। अच्छा, उसके बाद से इवेंट इवेंट हमें देखना है एन E1, एन ब्रैकेट में E1 इक्वल ई, हम माने E1 बोल रहे हैं, व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो व्हाइट कितना बॉल है, 4 बॉल है, उसमें से एक बॉल उठेगा, तो 4C1, 4C1 इक्वल देके बगल में ही लिख दो 4, 4C1 को तोड़ेंगे तो क्या क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना।
सो नेक्स्ट लाइन में सो प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना, उसी में हमें 3 बॉल को हटाना है। प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल इक्वल ई बाई एस, probability for white ball equal E by S equal 4 by 10, 4 by 10, 4 by 10। ठीक है, काटने का दरकार नहीं है ना, रहने दो बाद में, हाँ काटेंगे नहीं, काट भी सकते हो तुम, कोई टेंशन वाला बात नहीं, कैलकुलेटर तो अलाउड है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, हम लोग प्रोबेबिलिटी किसका निकालेंगे, रेट का निकालेंगे। तो लिखो Ne2 इक्वल, रेड बॉल कितना है, 3, 3 में से एक एक उठना चाहिए है ना, तो 3C1 इक्वल 3। सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल इक्वल E by S, प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल इक्वल E by S इक्वल 3 by 10। नेक्स्ट Ne3, Ne3, Ne3 इक्वल, अभी ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ब्लू 3 बॉल है तो 3C1, 3C1 equal 3। So probability for blue, so probability for blue equal E by S equal 3 by 10। ठीक है, बॉक्स 1 का 3 प्रोबेबिलिटी आ गया मेरा। अब बॉक्स 2 की तरफ चलते हैं। बॉक्स 2 में, सर बॉक्स 2 में फिर से हमें सैंपल लिखना पड़ेगा। इन ब्रैकेट में एस इक्वल, इन ब्रैकेट में एस इक्वल 12C1, 12 में से एक बॉल उठेगा तो कितने तरीके से उठ सकता है, 12 तरीके से उठ सकता है, लिखे ना। अच्छा, उसके नीचे Ne4, Ne4, ठीक है ना। अब 4 में हम लोग कौन सा वाला का प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, व्हाइट बॉल का, तो Ne4 इक्वल 5C1, 5C1, 5C1 इक्वल 5। नेक्स्ट लाइन में सो प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट, सो प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल इक्वल E by S इक्वल 5 by 12, 5 by 12, ठीक है। अच्छा, उसके बाद Ne5, Ne5 रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। Ne5 इक्वल, रेड बॉल मेरे पास कितना है, 4 है तो 4C1, 4C1, 4 में से कोई एक उठेगा, 4C1 इक्वल 4। नेक्स्ट लाइन में सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड, सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड इक्वल 4 by 12, 4 by 12, ठीक है, काटने का दरकार नहीं, रहने दो। उसके बाद Ne6, Ne6, Ne6 मतलब प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू, Ne6 इक्वल 3C1, 3C1 इक्वल 3। So probability for blue, so probability for blue equal 3 by 12, 3 by 12, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी आ गया। अब रेड व्हाइट के संग व्हाइट का गुना कर देंगे, दोनों का प्रोबेबिलिटी करेंगे, रेड के संग रेड को जोड़ देंगे, ब्लू के संग ब्लू जोड़ देंगे। तो लिखो प्रोबेबिलिटी फॉर, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल, प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल, थोड़ा सा ऐश कलर से बताते हैं, ठीक है, क्योंकि व्हाइट बॉल तो कलर नहीं मैच करेगा। प्रोबेबिलिटी फॉर व्हाइट बॉल इक्वल, उस साइड में बॉक्स 1 का प्रोबेबिलिटी क्या था बोलो, 4 बाई 10, 4 बाई 10, और इधर बॉक्स 2 का प्रोबेबिलिटी क्या था, 5 बाई 12। तो लिखो 4 बाई 10 इंटू 5 बाई 12, 4 बाई 10 इंटू 5 बाई 12,
इक्वल दाहिने साइड में इक्वल देके लिखो 2/120, 20/120 सॉरी 20/120, 20/120 इक्वल 1/6, इक्वल 1/6। नेक्स्ट probability for probability for red ball, probability for red ball, probability for red ball इक्वल, एक बार चेक करो बॉक्स वन का रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी कितना था 3/10, 3/10 इंटू बॉक्स टू का प्रोबेबिलिटी क्या था 4/12, 3/10 इंटू 4/12 इक्वल 3/10 इंटू 4/12 इक्वल 12/120, 12/120 इक्वल 1/10। ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू, प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू बॉल, प्रोबेबिलिटी फॉर ब्लू बॉल इक्वल बॉक्स वन में ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी क्या था 3/10, बॉक्स टू में प्रोबेबिलिटी कितना था 3/12, 3/10 इंटू 3/12 इक्वल बोलो कितना आ रहा है 9/120, 9/120 इक्वल 3/40। ठीक है, इंडिविजुअल दोनों दोनों बॉक्स का आ गया है, यहाँ पे आंसर खत्म हो जाता है। लेकिन अगर टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल व्हाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी, रेड बॉल का प्रोबेबिलिटी, ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी सबको जोड़ना है। मतलब 1/6 प्लस 1/10 प्लस 3/40, 1/6 प्लस 1/10 प्लस 3/40 इक्वल एलसीएम कर लो 120, एलसीएम 120 आएगा। ऊपर में लिखो 20 प्लस 12 प्लस 9 20 प्लस 12 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 120 इक्वल 41/120, 41/120। एक बार पूरा मैथ को एक दफा चेक कर लो, पूरा जो आंसर है उसको एक दफा चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार बोल देना कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी है कि नहीं। हाँ सर, पिछले मैथ में दोनों इंडिविजुअल था, दोनों इंडिविजुअल को हम लोग एक्शन लिखे थे। हाँ, जैसे कि यहाँ पे भी तो किए है, व्हाइट दोनों व्हाइट बॉल का एक्शन किए है तो इंटू किए है। लेकिन एक्शन हो जाने के बाद टोटल अगर करना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। एक बार इंटू होने के बाद फिर इंटू नहीं होता है, फिर तो प्लस ही होगा। ठीक है, तो बात समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर टू बैग्स, क्वेश्चन नंबर 13 फटाक से लिखेंगे हम लोग। देयर आर टू बैग्स, देयर आर टू बैग्स, सर दो बैग है, देयर आर टू बैग्स। सीए में आया था, सीए नवंबर 16 में आया था। देयर आर टू बैग्स, स्टॉप, द फर्स्ट कंटेन टू रेड, द फर्स्ट, the first contains two red and and one white balls, and one white balls, whereas the second bag, whereas the second bag has only, has only one red, has only one red and two white balls. Full stop. One ball is taken out at random, one ball is taken out at random from the first bag, from the first bag, and is put in the second bag, and is put in the second bag.
stop. Then a ball is chosen. Then a ball is chosen at random. Then a ball is chosen at random from the second bag. From the second bag. From the second bag. दूसरे बैग से. Full stop. What is the probability? What is the probability that this last ball, what is the probability that this last ball is red? The last ball is red. एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक बार क्वेश्चन को मिलाओगे, उसके बाद क्वेश्चन को समझाएंगे. There are two bags. The first contains two red and one white balls, whereas the second bag has only one red and two white balls. One ball is taken out at random from the first bag and is put in the second bag. Then a ball is chosen at random from the second bag. What is the probability that this last ball is a red ball? तो देखो बोल रहा है तुम्हारे पास दो बैग है. पहला बैग में दो रेड बॉल है, एक व्हाइट बॉल है. दूसरे बैग में एक रेड बॉल है, एक दो व्हाइट बॉल है. पहले बैग में हाथ हाथ डालोगे, एक बॉल उठा के सेकंड बैग में रख दोगे. तुम पहला बैग से उठाओगे और सेकंड बैग में रख दोगे, ठीक है ना. तो पहले बैग में जब हाथ डालोगे तो वहां से जो बॉल उठेगा, रेड भी उठ सकता है, व्हाइट भी उठ सकता है, ठीक है ना. कोई एक उठेगा, उठ के तुम्हारा सेकंड बैग में जाएगा. अब सेकंड बैग में हाथ डाल के जब उठाओगे, तब बोल रहा है क्या चांसेस है कि जो उठेगा बॉल वो रेड बॉल होगा, वो क्या चांस है. तो पहले तो हमें दो बैग ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना. तो ड्रॉ कर लो. ठीक है, तो बैग वन के नीचे लिखो फर्स्ट बैग, उसके बाद दूसरे बैग के नीचे लिखो सेकंड बैग. फर्स्ट बैग लिख लो एक जगह में, एक बैग के नीचे सेकंड बैग लिख लो. अब फर्स्ट बैग में लिखो, फर्स्ट बैग के अंदर लिखो टू रेड, टू इक्वल रेड. उसके नीचे वन इक्वल व्हाइट. दो रेड है, एक व्हाइट है, ठीक है. दूसरा बैग में लिखो वन इक्वल रेड, उसके नीचे टू इक्वल व्हाइट, ठीक है. अब फर्स्ट बैग से एक एरो निकाल के सेकंड बैग की तरफ लेके जाओ. फर्स्ट बैग से एक एरो निकाल के सेकंड बैग की तरफ लेके जाओ, ठीक है. वहां पे एक बॉल गया. अब सेकंड बैग से एरो निकाल के बाहर लेके आओ. हाँ, वो जो बॉल आएगा, सेकंड बैग से जो निकला हुआ बॉल है, नीचे लिखो रेड, एरो के नीचे लिखो रेड, वो जो बॉल है वो रेड आएगा. हाँ सर, हाँ सर. सेकेंड बैग से जो निकल रहा है बॉल वो रेड होगा, उसका क्या संभावना है, ठीक है. चलो पहले हम लोग लिखेंगे. हाँ सही है, सही है, सही है. पहले लिखो केस वन, केस वन, केस वन. देखो लिखो probability of choosing red from first bag. Probability for choosing red, probability of choosing red, probability of choosing red from first bag, from first bag. तो देखो फर्स्ट बैग में तो रेड और व्हाइट है, तो रेड भी उठ सकता है, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे. और व्हाइट निकल सकता है, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना. तो देखो नीचे लिखो एन एस. सैंपल तो क्या है, सैंपल तुम्हारा टोटल 3 बॉल है, तो एन एस इक्वल 3C1, एन एस इक्वल 3C1 इक्वल 3. सैंपल कितना है, टोटल कितना बॉल है, 3 बॉल है, उसमें से कितना निकलेगा, एक ही तो निकलेगा ना, 3C1 मतलब 3. तो उसके नीचे एलिमेंट कर लो. एन ई
एन इक्वल, दो रेड बॉल है ना, दोनों में से कोई एक उठेगा तो 2C1 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 इक्वल टू ठीक है ना। नेक्स्ट लाइन में सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल, सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल इक्वल, सो प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल इक्वल E by S इक्वल E by S इक्वल 2/3 इक्वल 2/3। अब समझो बात को, निकालने को तो हम लोग निकाल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी जो हाथ डालेगा, हाथ डाल के जो पहला बैक से बॉल उठेगा वो वाइट है, लेकिन आंसर मुझे मेरे को तो वाइट निकालना ही नहीं है, तो वाइट बॉल का प्रोबेबिलिटी निकाल के मैं करूंगा क्या? रेड, अगर फर्स्ट बैग से रेड उठेगा तो सेकंड बैग में जाएगा, सेकंड बैग में तुम्हारा दो रेड बॉल हो जाएगा और दो वाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो उन दोनों में से, चारों में से दो वाइट और दो रेड है, तो एक हाथ डालेंगे तो चांस मेरा 50-50 बन रहा है। दो वाइट बॉल है और दो रेड बॉल भी है, तो हाथ डाल के उठाएंगे तो 50-50 का चांस बनेगा। दोनों में से मैंने दो रेड बॉल है, उसमें से एक उठ जाए, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। अगर व्हाइट बॉल था तो मैं ये वाला रेड वाला प्रोबेबिलिटी ना करके मैं व्हाइट वाला प्रोबेबिलिटी कर लेता, ठीक है ना। तो व्हाइट वाला बॉल उठाने का फर्स्ट बैग से प्रोबेबिलिटी निकालने का कोई दरकार ही नहीं है, उठा सकते हो, कर सकते हो, करके कोई फायदा नहीं है, आगे यूज नहीं होगा, क्योंकि आंसर जो तुम्हें चाहिए वो रेड बॉल का आंसर चाहिए, व्हाइट बॉल का तो आंसर चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो चलो, करना है कर लेंगे क्या? हाँ, करवा देंगे, चलो नेक्स्ट लिखो। probability of choosing probability of choosing rate, पहले रेट वाला काम कंप्लीट कर लेते हैं। probability of choosing rate from second bag after transformation after transformation माने फर्स्ट बैग से सेकंड बैग जाने के बाद, सेकंड बैग में जाने के बाद सेकंड बैग से जब उठाएंगे तो रेट उठने का चांस क्या है, वही पूछ रहा है। तो नीचे लिखो एन एस इक्वल, आप बोलो तो सेकेंड बैग में मेरे पास कितना बॉल है, चार बॉल है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट बैग से एक रेड बॉल उठा के मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना। तो मेरे पास चार बॉल है, चार बॉल में से कितना बॉल उठाऊंगा, एक बॉल उठाऊंगा, तो 4C1 इक्वल 4, 4C1 इक्वल 4, ठीक है ना। चलो इवेंट देखते हैं, बोल रहा है एन ई इक्वल तुम्हारे पास अभी कितना रेड बॉल है बताओ तो, एक है या दो है? दो है, क्यों दो है? क्योंकि फर्स्ट बैग से तुम्हें एक रेड बॉल उठा के सेकंड बैग में रखे हो, ठीक है ना। तो उन दोनों रेड बॉल में से कोई एक रेड बॉल उठने का चांसेस कितना है, 2C1 का चांस है, देखो 2C1 का चांस है, 2C1 इक्वल टू so probability of red ball, so probability of या फिर probability for red ball लिखो, probability for red ball इक्वल E by S इक्वल टू बाई, अच्छा 2/q होगा, तो हाँ 2/2 होगा, 2/4, 2/4 इक्वल 1/2, हाफ चांस, वही तो बोलते 50-50 चांस है, तो हाफ चांस आ रहा है। अच्छा केस 2 भी कर लेते, चलो केस 2 भी कर लेते, केस 2 क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी फॉर चूजिंग वाइट, प्रोबेबिलिटी फॉर चूजिंग वाइट, प्रोबेबिलिटी फॉर चूजिंग वाइट, प्रोबेबिलिटी फॉर चूजिंग वाइट फ्रॉम, चूजिंग वाइट फ्रॉम फर्स्ट बैग, फर्स्ट बैग से हो सकता है ना, फर्स्ट बैग से हम लोग व्हाइट बॉल निकाल के सेकंड बैग में रख के, और सेकंड बैग में से जो भी बॉल उठाए वो रेडी हो,
probability of choosing white from first bag. नेक्स्ट लाइन में ns अब मेरे पास फर्स्ट बैग में कितना बॉल है, 3 बॉल है, तो 3c1 इक्वल 3, 3c1 इक्वल 3. नेक्स्ट लाइन ne इक्वल 1c1, वाह वेरी गुड, 1c1 इक्वल 1. So probability for white ball, probability for white ball equal E by S. So probability for white ball equal E by S equal 1 by 3. तो फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में तो चला गया, फर्स्ट बैग से सेकेंड बैग में चला गया कौन सा बॉल, व्हाइट बॉल चला गया. सर एक व्हाइट बॉल फर्स्ट बैग से दूसरे बैग में चला गया, ठीक है ना. अब दूसरे बैग से जो निकलेगा वो उसको तो रेड ही निकलना पड़ेगा, ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड चूजिंग रेड, probability of choosing red from second bag after transformation ट्रांसफॉर्म करने के बाद अब क्या प्रोबेबिलिटी है, सेकेंड बैग में से रेड बॉल ही उठेगा. वैसे सेकेंड बैग में मेरा क्या क्या था, 1 रेड था और 2 वाइट था, 1 रेड और 2 वाइट था. एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. 1 जो था वो रेड था ना, 1 जो था वो रेड था और पहले 2 वाइट था, है ना, 2 वाइट था. अच्छा रुको 2 वाइट था और अभी मेरे पास एक वाइट आ चुका है ना, मतलब 3 वाइट आ गया. अब यहाँ से हमें देखना पड़ेगा, रेड बॉल उठाना पड़ेगा. तो नेक्स्ट लाइन में आ जाओ. NS इक्वल 4, टोटल 4 बॉल है, 4c1. NS इक्वल 4c1 इक्वल 4, 4c1 इक्वल 4. नेक्स्ट लाइन में NE इक्वल रेड बॉल कितना है बोलो ना, एक ही है सर रेड बॉल, रेड बाबू, रेड बॉल एक ही है ना. तो NE इक्वल 1c1, रेड बॉल 1c1 इक्वल 1, ठीक है. So probability for red ball equal E by S. So probability for red ball equal E by S equal 1 by 4, ठीक है ना, हो गया. तो पहले अगर रेड बॉल उठाएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर रेड बॉल उठाएंगे तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है, 1 by 3 बन रहा है. और सेकेंड अटेम्प्ट में अगर हम लोग व्हाइट बॉल उठाएंगे तब भी रेड बॉल उठाने का चांस सेकेंड बैग में से 1 by 4 है. तो टोटल चांस कितना है, देखो टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल टोटल 1 by 2 था, एक मिनट रुक जाओ, 2 by 4 है, हाँ प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल, हाँ सॉरी ये वाला यहाँ पे है. 1 by 2 था, 1 by 2 था. अच्छा पिछले में हम लोग टोटल प्रोबेबिलिटी नहीं किए थे, केस 1 में हम लोग क्या टोटल प्रोबेबिलिटी किए थे, नहीं किए थे ना. तो चलो तो केस 1 का टोटल प्रोबेबिलिटी एक बार कर लो, तो केस 2 के ऊपर एक बार टोटल प्रोबेबिलिटी कर लो. तो केस 2 के ऊपर में टोटल प्रोबेबिलिटी एक बार निकाल दो. टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल ना 1 by 2 into 2 by 3, हाँ
पहले बॉक्स से रेड बॉल उठेगा, उसका चांस है 2/3, और सेकेंड बैग से भी रेड बॉल उठेगा, उसका चांस है 1/2। तो दोनों को चांस को एक जगह मिला लेते हैं, है ना। 2/3 इंटू 1/2, 2/3 इंटू 1/2 इक्वल 2/6, मतलब कि 1/3। एक बार देख लो ना, केस 1 में पहले बैग से एक रेड बॉल उठेगा, सेकेंड बैग से भी रेड बॉल उठेगा, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी को मैच कर लेते हैं। और केस 2 में क्या बोल रहा है, केस 2 में फर्स्ट बॉक्स से एक व्हाइट बॉल उठेगा, लेकिन सेकेंड बॉक्स से रेड बॉल उठेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसका प्रोबेबिलिटी सर 1/3, व्हाइट बॉल उठने का 1/3, और सेकेंड बैग से रेड बॉल उठने का प्रोबेबिलिटी 1/4। तो लिखो, यहाँ पे लिख दो, नेक्स्ट में आ जाओ। टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल 1/3 इंटू 1/4, 1/3 इंटू 1/4 इक्वल 1/12। केस 2 में टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल 1/3, टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल 1/3 इंटू 1/4 इक्वल 1/12। तो केस 1 में हम लोग क्या बोले, क्या डिस्कस किए, केस 1 में डिस्कस किए, अगर फर्स्ट बैग से रेड बॉल निकलेगा, रेड बॉल उठा के सेकेंड बैग में रखेंगे, और सेकेंड बैग में से भी रेड बॉल उठा के रखेंगे, तो एक प्रोबेबिलिटी बन रहा है। केस 2 में हम लोग टोटल जो प्रोबेबिलिटी की है उसमें क्या बोल रहे हैं, बैग 1 से व्हाइट बॉल उठाएंगे, उठा के दूसरे बैग में रखेंगे, और बैग 2 से जब उठाएंगे तब रेड बॉल उठेगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है 1/12। मतलब दोनों में ही देखो वो 1/3 वाला हो या 1/12 वाला हो, 1/3 वाला हो या 1/12 वाला हो, दोनों में ही तो रेड बॉल उठने का ही प्रोबेबिलिटी है, दोनों में तो रेड बॉल उठने का ही प्रोबेबिलिटी है। तो लिखो, टोटल रिक्वायर्ड टोटल रिक्वायर्ड टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी टोटल रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फॉर रेड बॉल total required probability for red ball equal 1/3 plus 1/3 plus 1/12 इक्वल 5/12, 5/12। बात समझ में आया। अच्छा देखो, फॉर्मूला ऑन सेट थ्योरी, थोड़ा एडवांस वाला मैथ है, सेट थ्योरी वाला मैथ है, तो हमें पता है ना, सेट थ्योरी ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। यू वाला जो सिंबल है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनियन बोलते हैं, यूनियन बोलते हैं। उल्टा यू वाला जो है इंटरसेक्शन बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। किसी के माथा में मान लो कि सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है या फिर डैश दिया हुआ है, उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो देखो थोड़ा फॉर्मूला है, फॉर्मूला को एक बार देख लो, कुछ नहीं है, फॉर्मूला को एक बार देख लो बस हो जाएगा। फॉर्मूला का तुम्हें क्या करना है, याद करना है, पी मैंने पी फॉर प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, है ना। ए और बी के बीच में जो कॉमन है उसको अगर माइनस कर दो ए और बी से, तो ए यूनियन बी मिल जाएगा। पी ए पी बी दोनों को जोड़ के ए और बी में जो कॉमन है उसको माइनस कर दो, तो पी ए यूनियन बी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके थोड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को एक बार देख लेंगे हम लोग। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, 14 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लो फोन में है, बोल रहा है ए एंड बी आर टू इवेंट्स, ए और बी जो है टू इवेंट्स है, नॉट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मैंने दो अलग अलग है ना, कनेक्टेड विद रैंडम एक्स एक्सपेरिमेंट ई, माने एक्सपेरिमेंट ई में वो कनेक्टेड है, मतलब एक्सपेरिमेंट ई के अंदर ए और बी दो इवेंट है, ठीक है ना। उतना कुछ इसमें डिफिकल्ट वाला बात नहीं है, उसको छोड़ भी सकते हो। बोल रहा है इफ पी ए बोल रहा है 1/4 है, पी बी अगर बोल रहा है 2/5 है, और पी ए यूनियन बी बोल रहा है 1/2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ
वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी पी ए इंटरसेक्शन बी, रोमन 2 में बोल रहा है पी ए इंटरसेक्शन बी का ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। 3 नंबर में बोल रहा है पी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वेयर सी स्टैंड फॉर द कॉम्प्लीमेंट, सी का मतलब कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है ना। ए का वैल्यू बोला है, बी का वैल्यू बोला है, ए यूनियन बी का वैल्यू बोला है और ये सब वैल्यू निकालने के लिए बोला है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है फॉर्मूला का जो एक नंबर मैथ है, एक नंबर फॉर्मूला है पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी, इसी को काम में लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा, बहुत कुछ निकल के आएगा। चलो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, लिखो नेक्स्ट पेज में आ जाओ, लिखो पी ए इक्वल, पहले लिखो पी ए इक्वल 1/4, पी ए इक्वल 1/4 कॉमा पी बी इक्वल 2/5, पी ए इक्वल 1/4 पी बी इक्वल 2/5 और उसके बाद कॉमा देखिए पी ए यूनियन बी इक्वल 1/2, पी ए यूनियन बी इक्वल 1/2, ठीक है ना, ये दिया हुआ था। अब रोमन 1 दो, रोमन 1 देके लिखो पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद, पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। अच्छा देखो पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। मान बैठाओ 1/2, ए यूनियन बी का मान था 1/2 इक्वल 1/4 प्लस 2/5, 1/4 प्लस 2/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। अब पी इंटरसेक्शन बी को उस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, लिखो लेफ्ट, पहले लिखो पी ए, बोलो देखो ना, पहले लिखो ये वाला लाइन मैं रिपीट कर लेता हूँ 1/2 इक्वल 1/4 प्लस 2/5 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट में, पी उसके बाद ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी। अब मान बैठा हूँ नीचे, अब हम लोग अभी क्या करेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 1/4 प्लस 2/5 माइनस 1/2 इक्वल 3/20 आ रहा है, 3/20 आ रहा है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 3/20। आगे तुम लोग ये वाला थोड़ा सा देख लेना, अगर समझ में आया तो ठीक है, वीडियो में देख लेना, अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करवाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। अच्छा लास्ट क्लास में हम लोग किए थे कुछ फॉर्मूला बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, है ना, फॉर्मूला बेस्ड ऑन सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन किए थे लास्ट क्लास में, हम लोग फॉर्मूला बेस्ड ऑन सेट थ्योरी वाला क्वेश्चन किए थे। अच्छा पिछले क्लास में हम लोग ऑलरेडी सेट थ्योरी वाला कुछ एडवांस क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे फॉर्मूला हम लोग 1 से लेके 7 तक फॉर्मूला डिस्कस किए थे, 1 से लेके 7 तक फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे और क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग एक थोड़ा सा स्टार्टिंग किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 को एक बार फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग फिर से देखेंगे एक बार। ए और बी, ए एंड बी आर टू इवेंट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कनेक्टेड विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ई, तो मतलब ए और बी दो अलग अलग इवेंट है, दो अलग एकदम अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और एक एक्सपेरिमेंट ई के अंदर कनेक्टेड है। क्या बोल रहा है यहाँ पे पी ए बोल रहा है ए है 1/4, बी बोल रहा है 2/5 और ए यूनियन बी इक्वल 1/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, पी ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, वेयर सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, सी स्टैंड फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो चलो यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी किए थे, कुछ ना कुछ काम हम लोग जरूर किए थे, फिर से और एक बार इसका डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था ए दिया हुआ था, पी बी दिया हुआ था, पी ए यूनियन बी दिया हुआ था। हम लोग क्या किए थे, सिर्फ और सिर्फ हम लोग किए थे
पहला वाला फॉर्मूला बैठाए थे, पहला वाला हम लोग सिर्फ फॉर्मूला बैठाए थे पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हम लोग निकाले थे पी इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाले थे, पी इंटरसेक्शन बी का आंसर निकाले थे। रोमन 2 में आ जाओ तो रोमन 2 जो लोग नहीं किए हो एक बार देख लो। रोमन 2 देखो पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पी पी ब्रैकेट चालू करो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। हाँ इक्वल, फिर से रोमन 2 देके लिखो पी ब्रैकेट चालू करो ए इंटरसेक्शन का साइन दो, बी के माथा में सी मतलब कॉम्प्लीमेंट, ब्रैकेट बंद इक्वल टू पी ए, नहीं ए ब्रैकेट में है, इक्वल पी ब्रैकेट में ए माइनस पी, फिर से पी माइनस के बाद पी लिखो, पी लिख के ब्रैकेट चालू करो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये वाला जो है, ये वाला जो है वो पिछले पेज में आ जाओ, कौन सा वाला फॉर्मूला से मैच कर रहा है, 5 नंबर फॉर्मूला से मैच कर रहा है। 5 नंबर फॉर्मूला का लेफ्ट हैंड साइड वाला पूछा है, लेफ्ट हैंड साइड वाला का मतलब राइट हैंड साइड वाला होता है, ये मतलब ये, तो हम लोग राइट हैंड साइड वाला लिख रहे हैं, राइट हैंड साइड वाला हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे देखो लिखे है, इसका मतलब ये होता है, लिख लिए। और उसके बाद राइट हैंड साइड वाला का आंसर निकाल रहे हैं, पी नेक्स्ट लाइन में इक्वल देखिए, पी ए का मतलब 1/4, 1/4 माइनस माइनस अभी हम लोग निकाले हैं पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकाले हैं हम लोग -3/20, 1/4 -3/20 इक्वल टू एलसीएम आ रहा है 20। हाँ हाँ तो 5 ऊपर में 5 माइनस 3/20 इक्वल देखे 2/20 इक्वल देखो 1/10, 1/10 2/20 इक्वल देखो 1/10, ठीक है। रोमन 3 में आ जाओ, रोमन 3 में आ जाओ, पी लिखो पहले, पी ब्रैकेट चालू करो ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए ऊपर में सी यूनियन बी के माथा में सी, ब्रैकेट बंद। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, चलो देख लेते हैं एक बार। 7 नंबर वाला क्या, 7 नंबर वाला, 7 नंबर वाला का राइट हैंड साइड वाला जो है वो हम लोग लिखेंगे। देखो 7 नंबर वाले का पहला मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल देके देखो, और एक लिखा हुआ है 1 माइनस पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, वही वाला लिखेंगे हम लोग, 1 माइनस पी, 1 माइनस पी, ये वाला मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस पी, उसके बाद ब्रैकेट चालू करो ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट बंद करो, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। हाँ दरकार नहीं, उसका मतलब डायरेक्टली तुम निकाल दो, दाहिने वाला, दाहिने साइड वाला, थर्ड लाइन वाला डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है ना। मिडिल वाला लिखोगे वो निकाल नहीं पाओगे, ऑप्शन नहीं है मेरे पास, उसको काट के एकदम राइट हैंड साइड वाला डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है ना। तो आ जाओ, हाँ बीच वाला नहीं लिखना है। अब देखो नेक्स्ट लाइन में लिखो 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है 3/20, तो 1 माइनस 3/20 इक्वल 17/20, 1 माइनस 3/20, 1 माइनस 3/20, नेक्स्ट लाइन में इक्वल देखे 17/20, अरे एलसीएम आएगा 20, एलसीएम आएगा मेरा 20 इधर, ऊपर में 20 माइनस 3, 20 माइनस 3 मतलब कि हो गया 17/20, 17/20 आ गया, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। चलो 15 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं, इफ पी ब्रैकेट में ए, इफ नहीं बोले तो वो तुम्हारा लिख दे। क्वेश्चन नंबर 15, इफ पी ब्रैकेट में ए इक्वल 2/5, हाँ पी ब्रैकेट में ए, हाँ पी ए, पी ब्रैकेट में ए इक्वल 2/5, कॉमा पी ब्रैकेट में बी, ब्रैकेट में बी इक्वल 1/3 एंड पी ब्रैकेट चालू करो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इक्वल 1/2
1/2 हो गया। फाइंड फाइंड पी ए डिवाइडेड बाई बी, ए बाई बी। फाइंड पी, ब्रैकेट चालू करो, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी, ठीक ना। फाइंड पी, ब्रैकेट में ए डिवाइडेड बाई बी एंड पी ब्रैकेट में बी डिवाइडेड बाई ए, बी डिवाइडेड बाई ए। क्या क्या फाइंड करना है? पी ए बाई बी और बी बाई ए, ये दोनों फाइंड करना है ना। उसके बाद रोमन 2 देके लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिख लो, इफ ए एंड बी आर, हाँ हाँ लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है। इफ ए एंड बी आर, ए एंड बी आर two independent event, if A and B are two independent event, TWO2 लिखना, two independent event and P ब्रैकेट में A equal 2/3, P ब्रैकेट में A equal 2/3, कॉमा P ब्रैकेट में B equal 3/5, 3/5, फाइंड P ब्रैकेट में A यूनियन B एंड P ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B, ये है हमारा यूनियन, ये है हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है ना, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है इफ पी ए इक्वल 2/5, पी बी इक्वल 1/3, मैंने ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, बोल रहा है पी ए यूनियन बी का, अच्छा ए यूनियन बी का भी मान दिया है, तो बोल रहा है निकालो ए बाई बी का मान निकालो, बी बाई ए का मान निकाल दो, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ ए एंड बी हैव टू इंडिपेंडेंट इवेंट, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, जहाँ पे ए का मान बोल रहा है 2/3, बी का मान बोल रहा है 3/5, तो बोलो फाइंड आउट करो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का मान निकाल दो सर, ठीक है ना, हो जाएगा। चलो, तो कोई कुछ भी बोले, हमें पहले फर्स्ट वाला फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ, वहां से कुछ ना कुछ जरूर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो चलो लिखते हैं सर, पी पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी, पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी, ठीक है ना। पी ब्रैकेट में ए यूनियन बी इक्वल पी ए, पी ब्रैकेट में ए, पी ब्रैकेट में ए प्लस पी ब्रैकेट में बी माइनस माइनस पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ से हमें पी ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालना है, ठीक है ना, कर पाएंगे। चलो देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी का मान दिया है, पी ए यूनियन बी का मान दिया है 1/2, तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखो पहले 1/2 और देके लिखना, और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग और देंगे, लेफ्ट हैंड साइड में पहले तो और देंगे, और देके लिखेंगे 1/2 इक्वल पी ए का मान है 2/5, तो इक्वल देके 2/5 प्लस पी बी का मान है 1/3, तो 2/5 प्लस 1/3 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो उसके सामने माइनस था, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो प्लस बन जाएगा सर, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में नेक्स्ट लाइन में और देके लिखो, और पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 2/5 प्लस 1/3, 2/5 प्लस 1/3, और देखो ऊपर वाला लाइन देखो, 1/2 लेफ्ट हैंड साइड में था, प्लस में था, इस साइड में आएगा, राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस बन जाएगा सर, -1/2, -1/2, ठीक है ना, हो गया। हाँ, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ, फिर से और लगाओ, फिर से और लगा के लिखो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी
ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल, एलसीएम लगा दो, एलसीएम करो, नीचे 30 आएगा, ऊपर में 12 प्लस 10 माइनस 5, 12 प्लस 10 माइनस 5, 15 15 15 15, 12 प्लस 10 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 30 इक्वल आ रहा है लास्ट लाइन में 7/30, 7/30 आ रहा है। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ रहा है 7/30। नेक्स्ट लाइन में आएंगे सर। अब हमें मेन काम करना है। मेन काम क्या है? रोमन 1 लिखो। रोमन 1, रोमन 1 में कोई एक फॉर्मूला लगाएंगे, सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला नंबर 4 लगा देंगे तो a बाई बी मिल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 4 लगा देंगे तो a बाई बी का फॉर्मूला मिल जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3 लगा देंगे तो b बाई ए वाला मिल जाएगा। ठीक है ना? तो कोई भी लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो आज आप रोमन 1 देखे लिखो तो एक बार रोमन 1 देखो बोल रहा है p। अच्छा हम लोग लिख लिए थे क्या? p ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन ए, p ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन ए इक्वल p ब्रैकेट में b, अच्छा फिर से बोले, p ब्रैकेट में b इंटरसेक्शन a इक्वल p ब्रैकेट में b इंटू p ब्रैकेट में a डिवाइडेड बाई b। कौन सा वाला फॉर्मूला लगा है? 4 नंबर वाला फॉर्मूला ना, a डिवाइडेड बाई b, 4 नंबर वाला फॉर्मूला। 4 नंबर वाला फॉर्मूला देख लो। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। b इंटरसेक्शन a का आंसर आया था 7/30। 7/30 अभी अभी हम लोग निकाले हैं। 7/30 देखो, 7/30 इक्वल 1/3, पीबी का मान है 1/3, 1/3 इंटू पी ए डिवाइडेड बाई बी, पी ए डिवाइडेड बाई बी। ठीक है ना? नेक्स्ट लाइन में आ जाओ। 7/30 नेक्स्ट लाइन में 7/30 इंटू 3/1, 7/30 इंटू 3/1, 7/30 इंटू 3/1 इक्वल पी ए डिवाइडेड बाई बी। 7/30 इंटू 3/1 इक्वल पी ए डिवाइडेड बाई बी, ब्रैकेट बंद, पी ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइडेड बाई बी को ब्रैकेट में अंदर। ठीक है ना? अब तुम लेफ्ट हैंड साइड में लेके जा सकते हो, पी पी ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल 7/10। ठीक है ना? हो सकता कि नहीं हो सकता? अरे हाँ सर हो सकता है। कोई बोलेगा सर पहले ही आप ले जाते, बाद में भी ले जा सकते हो, उसमें क्या है ना? कभी भी ले जाए। मेरा खाता मेरा पेन मेरा मर्जी, कब मैं लेके जाऊँ, है ना? अच्छा रोमन 2 में आ जाते हैं। 3 नंबर वाला फॉर्मूला लगा लो, 3 नंबर वाला फॉर्मूला लगा लो। नहीं 7/12 होगा, 7/12। अभी तो आया, अभी तो आया 7/10। नो नेक्स्ट वाला 7/12 आएगा, 7/12 आएगा। बी बाई ए का आंसर 7/12 आएगा। और एक बार चलो देख लेते हैं। देखो रोमन 2 देखे, 3 नंबर वाला फॉर्मूला लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी बाई ए, है ना? तो देखो ना, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी बाई ए। अच्छा नेक्स्ट लाइन में और देखे तुम लिख सकते हो, और देखे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है 7/30 इक्वल पी ए का मतलब है 2/5 इंटू पी बी बाई ए। ठीक है ना? 2/5 को उस तरफ लेके जाओ, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ। 7/30 इंटू 5/2, 7/30 इंटू 5/2, 5/2 इस तरह लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में जाएगा तो पलट जाएगा, ऊपर में 5 नीचे 2
इक्वल पी बी बाई ए, ठीक है ना। वहां पे काटाकटी करके समझ लो कि 5 से 30 को काटेगा तो 6 आएगा, ऊपर में 7, नीचे 6 इंटू 2, 5 से 30 को काटेंगे सर, इधर देख लो ना, 5 से 30 को काटेंगे, 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, तो इधर 7/12 आ रहा है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लाइन में लिख लो पी बी बाई ए इक्वल 7/12, पी बी बाई ए इक्वल 7/12, है ना। ठीक है सर, आगे बढ़े। रोमन 3 कुछ था क्या? रोमन 3 क्या था? रोमन 2 का 1, रोमन 2 का 1। अच्छा, रोमन 2 का जो है उसको अकेले अकेले नहीं हो सकता, चलो कोशिश करके देख लो। ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, एक बार लगा के दिखाओ तो, है ना, करके दिखाओ, 10 मिनट टाइम लो, करके दिखा दो। पहले तो सर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगा दो, वहां से आ जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। नहीं आ रहा है ना? सर ये वाला करने के लिए पहले 6 नंबर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और उसके बाद 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। 6 नंबर वाला फॉर्मूला को पहले लगाओ, 1 नंबर वाला फॉर्मूला को दूसरे में लगाओ, है ना, हो जाएगा आराम से। तो देखो ना क्या क्या दिया हुआ था, पी ए दिया हुआ था, पी ए दिया हुआ था, इसका दिया हुआ था 2/3, बी का मान दिया हुआ था मेरा 3/5, 3/5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये वाला 6 नंबर वाला फॉर्मूला लगाओ। अब यहाँ पे आके तुम एक काम करो, 6 नंबर वाला फॉर्मूला क्या था, पी ए, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल पी ए इंटू पी बी। अच्छा, पी ए का मतलब 2/3 इंटू पी बी का मतलब 3/5, तो मतलब 6/15, तो मतलब आगे आंसर। अच्छा, आंसर आ रहा है ए इंटरसेक्शन बी का मतलब आ रहा है 6/15, 6/15 मतलब 2/5, 2/5। और उसके बाद वो वाला फॉर्मूला लगाओ, 1 नंबर वाला फॉर्मूला लगा दो। 1 नंबर वाला फॉर्मूला क्या आ रहा है, पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब ए पी ए इंटरसेक्शन बी का 2/5 आ गया है, तो फिर से लगाओ, 2/3 प्लस 3/5 माइनस 2/5 करके कितना आ रहा है? हाँ, 13/15। अच्छा, 13/15 आ रहा है, 13/15 आ रहा है, ठीक है सर, 13/15 फाइनल आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला हो गया। 16 नंबर वाला मैथ में आते हैं, 16 नंबर वाला मैथ में आते हैं सर। लिखो, 16 बहुत बार आया है ऐसा क्वेश्चन, लिखो, व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर, व्हाट इज द चांस दैट ए लीप ईयर, that a leap year selected at random, selected at random, what is the chance that a leap year selected at random will contain
will contain रोमन 1 देके लिखो, नीचे रोमन 1 देके लिखो 53 संडे, 53 संडे। रोमन 2 देके लिखो 53 थर्सडे, 53 थर्सडे, थर्सडे THURS थर्सडे रोमन 2 में 53 थर्सडे और 53 फ्राइडे, और रोमन 2 में ही होगा, रोमन 2 में ही और देखे 53 फ्राइडे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कोई एक लीप ईयर रैंडमली सिलेक्ट कर लो, कर लिए, मन ही मन सिलेक्ट कर लिए 2024, 2020, 2016, कोई भी सिलेक्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है? उसमें क्या चांस है कि 53 संडे आएगा, 53 को संडे आएगा, या फिर 53 को थर्सडे आएगा, या फिर 53 को फ्राइडे आएगा? क्या चांसेस है? ठीक है ना। ये लीप ईयर से कोई मतलब नहीं है, तुम कौन सा साल चूज कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। लीप ईयर में 366 डे होगा, कोई भी लीप ईयर तुम चूज करो। सर मैं तो 2012 वाला लीप ईयर चूज करूंगा, वहाँ पे भी 366 डे है। मैं तो सर 2020 वाला चूज करूंगा, 366 डे है। 2024 वाला सिलेक्ट करूंगा, 366 डेज रहेगा। ठीक है ना, डेज में कोई अंतर नहीं है, तुम कोई भी लीप ईयर चूज कर लो। चलो सोल्यूशन में आ जाओ, लिखो ए लीप ईयर कंटेन, a leap year contain, a leap year contain 366 days, 366 days in which 52 complete weeks, 52 complete weeks and two more, and two संख्या में लिखना, two more consecutive days present। सर कहने का मतलब क्या हो गया? बोल रहा है एक लीप ईयर में 366 डेज होता है, जिसमें 52 कंप्लीट वीक रहता है, 52 को कंप्लीट वीक रहता है और 2 एक्स्ट्रा डेज रहता है। नीचे दिखा दो तो 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 ब्रैकेट में रखो इक्वल 364, इक्वल 364 प्लस 2 डेज, प्लस 2 डेज, 364 प्लस 2 डेज। ठीक है ना, 2 एक्स्ट्रा दिन रहेगा, है ना। रोमन 1 देके लिखो, रोमन 1 देके लिखो नेक्स्ट लाइन में, रोमन 1 देके लिखो नेक्स्ट लाइन में ए लीप ईयर विल कंटेन, ए लीप ईयर विल कंटेन, ए लीप ईयर विल कंटेन 53 संडे, 53 संडे if these THESE, these two TW2 consecutive days, consecutive 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 days contain संडे, संडे। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या बोला था कि एक लीप ईयर पकड़ लो, लीप ईयर में क्या चांस है कि 53 संडे आएगा? तो देखो एक लीप ईयर में तो 52 वीक तो रहेगा, 52 वीक रहेगा, एकदम फुल गारंटी है। तो मतलब 52 संडे तो होगा ही होगा, हर एक वीक में एक संडे तो होगा ही ना। तो 52 वीक में 52 संडे तो होगा, लेकिन जो 2 डेज एक्स्ट्रा है उसमें भी एक संडे होना चाहिए, तभी जाके 53 संडे होगा। लेकिन इसका प्रोबेबिलिटी क्या है, चलो लिख के दिखाते हैं, लिखो देयर आर ब्रैकेट में लिखो संडे कोमा मंडे, ऐसे हो सकता है, जो बाकी 2 दिन बच रहा है वो संडे कोमा मंडे हो सकता है, संडे कोमा मंडे, SUN कोमा MON, सन कोमा मन, है ना। ब्रैकेट बंद, कॉमा देके फिर ब्रैकेट चालू करके
मंडे कमा ट्यूसडे, मंडे कमा ट्यूसडे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मंडे कमा ट्यूसडे ब्रैकेट के अंदर रखना, ब्रैकेट बंद करके कॉमा देके फिर से ब्रैकेट चालू करके ट्यूसडे कॉमा वेडनेसडे, क्या क्या हो सकता है, कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे, नेक्स्ट बोलो थर्सडे कॉमा फ्राइडे, वेरी गुड, नेक्स्ट बोलो फ्राइडे, फ्राइडे कॉमा सैटरडे, हाँ वेरी गुड, लास्ट वाला सैटरडे कॉमा संडे। मतलब जो 2 दिन है वो 2 दिन किसी भी तरीके से हो सकता है, संडे मंडे हो सकता है सर, मंडे ट्यूसडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे और संडे हो सकता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 ही चांस मिल रहा है, 2 ही चांस बन रहा है कि संडे हो। पहला चांस ये वाला, पहला चांस फर्स्ट वाला, और दूसरा चांस लास्ट वाला जहाँ पे संडे आ रहा है ना। पहला चांस फर्स्ट वाला, दूसरा चांस लास्ट वाला, तो लिखना पड़ेगा, लिखो यहाँ पे सैंपल कितना है, 7 दिन सैंपल है। सैंपल देख लो कितने तरीके से बन सकता है, देखो ना, संडे मंडे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, मतलब 7 तरीके से आ सकता है संडे, ठीक है ना, 7 तरीके से बन सकता है। 2 दिन को हम लोग 7 तरीके से दिखा सकते हैं, 7 तरीके से में 7 तरीके में से 2 तरीके में संडे आएगा, तो सैंपल बन रहा है 7 और इवेंट बन रहा है 2। तो लिखो नेक्स्ट लाइन में एन एस, सो एन एस इक्वल 7, एन एस इक्वल 7, एन एस इक्वल 7, नेक्स्ट लाइन में एन ई इक्वल टू, एन एस इक्वल 7, एन ई इक्वल टू, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में probability that at least year will contain, probability that at least year will contain, year by year will contain 53 Sundays are, क्या प्रोबेबिलिटी है, कुछ नहीं, ई बाई एस, देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, ई बाई एस इक्वल, बोलो ना, 2/7, ठीक है। दूसरा और तीसरा वाला करके दिखाओ, दूसरा और तीसरा वाला करके दिखाओ, क्या बोल रहा था, 53 थर्सडे, 53 फ्राइडे, थोड़ा सा आज लिख के दिखाओ, परीक्षा में मत लिखना, आज लिख के दिखा दो, लिख लिख के करो। वही रोमन 1 देके जो लिखे थे, ए लीप ईयर विल कंटेन 53 संडे, वहां से लिख के दिखाओ, सेम ही लिखा लिखोगे, फिर भी लिख के दिखाओ। दोनों साथ नहीं होगा, या तो वो नहीं तो और मिडिल में और है सर, करके दिखाओ। तो देखो ना, तो देख लो एक बार, नॉर्मल सा बात है, यहाँ पे बोल रहा है 53 संडेज बोल रहा है, 53 संडेज बोल रहा है, 53 संडेज अगर बोल रहा है तो यहाँ पे देखो ना, संडे मंडे वाला ये वाला एक संडे का ऑप्शन आ रहा है, सॉरी संडे नहीं, 53 थर्सडे वाला, थर्सडे वाला देख लो ना, यहाँ पे एक थर्सडे वाला रूल बन रहा है, थर्सडे कहाँ गया, यहाँ पे एक थर्सडे वाला बन रहा है, यहाँ पे एक थर्सडे वाला बन रहा है, तो मतलब हो गया वही 2/7 वाला रूल हो गया। और फ्राइडे वाला अगर बोल रहा है कि फ्राइडे, फ्राइडे वाला ऑप्शन, हाँ फ्राइडे वाला ऑप्शन यहाँ पे एक है, और फ्राइडे यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे फ्राइडे वाला में भी 2/7 वाला ऑप्शन ही लागू हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ना, हाँ लिखो क्वेश्चन नंबर 17 लिखो, इन ए फैमिली, इन ए फैमिली देयर आर, इन ए फैमिली देयर आर 3 चिल्ड्रन, in a family there are 3 children, there are 3 children,
there are 3 children. Find the probability that all of them all of them will have all of them will have different birthdays. All of them will have different birthdays. जन्मदिन, बर्थडेज। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। बोल रहा है एक फैमिली में 3 चिल्ड्रन है। एक फैमिली में सर 3 चिल्ड्रन है। प्रोबेबिलिटी निकालो कि ये 3 चिल्ड्रन का बर्थडे जो है ना वो अलग अलग दिन पड़ेगा। क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 जन का बर्थडे अलग अलग दिन पड़ेगा? नॉर्मली सर हम लोग तो जानते हैं सर हो ही सकता है कि अलग ही पड़ेगा, नॉर्मल सही तो बात है। एक जगह पड़ेगा बहुत कठिन बात है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी कि अलग पड़ेगा बताओ। ठीक है ना, चलो बताएंगे। 3 गोला गोला बनाओ, 3 इंसान बनाओ। जैसे कि मैं इंसान बनाता हूँ, मेरा तो मतलब ड्राइंग माशाल्लाह है, कोई बोल ही नहीं सकता। ये ऐसा इंसान बनाता हूँ मैं। ये बड़ा बेटा, ये मझले बेटा, हाँ सही है सही है। ये बड़ा बेटा, ये मझला बेटा, ये छोटा बेटा। ठीक है, बेटा का हाइट मत देखना, बेटा ये बड़ा बेटा है। हाँ, ये बड़ा बेटा है, ये बीच वाला बेटा है, ये छोटा बेटा है। हम्म, ठीक है, साइज सच के हिसाब से। हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। 3 बेटा है, 3 लड़का है। बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा देखो, बोल रहा है साल में 365 दिन है, तो बड़ा बेटा तो पहले हुआ ना, बड़ा बेटा तो बड़ा है। उसके पास 365 दिन है जन्म लेने के लिए। कोई भी डेज में तुम जन्म ले लो, ऑप्शन है उसके पास। तो बड़े बेटे के नीचे लिखो 365। हाँ, बड़े के पास 365 डेज है, उसमें से कोई भी 3 जन्म ले। मिडिल के पास 364 डेज है, क्योंकि अलग अलग दिन होगा। एक दिन में तो बर्थडे नहीं हो सकता, बोला कि अलग अलग दिन, तो उसके पास तो सर 364 डेज है। और सबसे छोटे के पास 363 डेज है। ठीक है ना। लीप ईयर बोला है क्या? नहीं बोला है, तो 366, 365, 364, सिंपल बात है ना। बड़े के पास कितना दिन है? लीप ईयर होगा तो 366 डेज अवेलेबल है। जुड़वा अगर होगा तो उसका तो एक ही दिन पड़ रहा है ना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन बनेगा नहीं, है ना, क्वेश्चन बनेगा नहीं। 3 बेटा या 4 बेटा बेटी कुछ भी हो, अलग अलग दिन है तो ऐसा बनेगा, है ना। अच्छा अब देखो, ये 365, 364, 363 जो है, ये बन गया इवेंट। ये इवेंट बन गया, हो सकता है इस तरीके से। तो इसके सामने ई लिख दो, इसके सामने तुम ई लिख दो। ये है इवेंट। सैंपल क्या है? सैंपल कितने दिनों में से 365 उसके पास अवेलेबल है, कितने दिनों में से 364 अवेलेबल है, कितने दिनों में से 363 अवेलेबल है, 365 दिन में से। तो सभी के नीचे 365 के नीचे 365 लिखो, एस बोल के। हाँ, एस बोल के। इसे मैंने सैंपल, जो मिडिल वाला बच्चा है उसके पास भी 365 में से 364 डेज है अवेलेबल। और तीसरे वाले बच्चे का भी सैंपल साइज 365 है। ठीक है ना, जो कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, थोड़ा सा लिखवा के काम करूंगा। देखो, द बर्थडे ऑफ, अब लिखो थोड़ा सा, द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड may fall may fall on any of the 365 days, any of the 365 days. The push up, the second and third also
also have 365 days. Next line में so ns, so ns equal 365 into 365 into 365, 365 into 365 into 365. सैंपल क्या सैंपल, हाँ ई एन तो माने नंबर, हाँ नंबर ऑफ सैंपल, हाँ। नेक्स्ट पैरा चेंज करके नाउ फॉर इवेंट the first child can have his birthday, the first child can have his birthday on any of the 365 days. And then the second and third, and then the second and third child have, and then the second and third child have different birthday. Next line. So n equal 365 into 364 into 363. So n equal 365 into 364 into 363. मतलब कितने दिन तुम्हारे पास अवेलेबल है? पहला चाइल्ड का 365 अवेलेबल है, दूसरे चाइल्ड का 364 अवेलेबल है, क्योंकि पहला कोई एक दिन तो एक लड़का खा गया ना, तो उसके पास तो 364 डेज अवेलेबल है। और थर्ड वाला जो चाइल्ड है उसके पास तो दो डेज खा गया, मैंने पहला वाला एक डे ब्लॉक कर लिया, दूसरा वाला दूसरा डेट ब्लॉक कर लिया, तो उसके पास 363 डेज ही अवेलेबल है, उनमें से कोई एक दिन में उसको जन्म लेना है। तो लिखो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट बर्थडे, सो या फिर देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर डिफरेंट बर्थडे equal E by S equal 365 into 364 into 363। ये जो लिखे हैं ना फटाफट फटाफट लिख दो, डिवाइडेड बाय एस में क्या होगा 365 into 365 into 365। अरे चांस बहुत कम होता है ना, 1% होगा, देखो ना 1% से भी कम, 0.99 अप्रॉक्स लिख दो, 0.99 अप्रॉक्स लिख दो, 0.99 अप्रॉक्स, 0.99 अप्रॉक्स। ठीक है सर, नेक्स्ट में चलते हैं। एक क्वेश्चन है, तुम लोग वीडियो में देख लेना, एक बार सुन लो। एक क्वेश्चन आता है या फिर आया था, एक्सप्लेन द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब क्या है? विथ एग्जांपल। एक्सप्लेन द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विथ एग्जांपल, ठीक है ना? अच्छा चलो लिखा ही देते हैं, 3 लाइन का तो है, देखो एक्सप्लेन द टर्म, एक्सप्लेन द टर्म म्यूचुअली exclusive mutually exclusive event, mutually exclusive event with example, with example। ठीक है, आंसर थोड़ा लिख लेंगे, देखो इट रेफर्स टू दोज इवेंट्स, इट रेफर्स टू दोज इवेंट्स, आंसर it refers to those events, it refers to those events which cannot occur at a time, cannot occur, o double c u r, घटना घटता है, which cannot occur at a time, कभी नहीं घटता है एक साथ,
वो दो इवेंट जो कि कभी एक संग नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन, इफ वन इवेंट हैपन, if one event happen, then the other event, if one event happen, then the other event cannot occur, then the other event cannot occur at the same time, at the same time, ठीक है। तो बस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब है दो इवेंट कभी भी एक संग नहीं होता है, दो घटना कभी भी एक संग नहीं होता है, उसको हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, फॉर एग्जाम्पल हेड एंड टेल, हेड एंड टेल, TILD, टॉस करोगे या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, हेड टेल एक संग नहीं आ सकता, कॉमा पास एंड फेल, फेल, पास एंड फेल, पास हुए तो फेल नहीं है, फेल हुए तो पास नहीं है, कॉमा डे एंड नाइट, दिन है तो रात नहीं है, रात है तो दिन नहीं है सर, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन ले लो सर घर में करने के लिए, देखो ए बैग कंटेन ये वाला होमवर्क है, ये वाला मेरा होमवर्क है, HW। A bag contain 3 green and red, 8 white ball, 8 white balls. If one ball is drawn at random, if one ball is drawn at random, find the probability that the ball drawn is green. The ball drawn is green. Probability that find the probability that the ball drawn is green. हिंदी में तुम्हारे पास एक बैग में 3 ठो ग्रीन बॉल है, 8 ठो व्हाइट बॉल है, तुम एक बॉल उठाओगे, क्या चांसेस है जो बॉल उठाओगे वो ग्रीन निकलेगा, ठीक है ना, करके दिखाना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिखो, वन बैग कंटेन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर, वन बैग कंटेन, मैं चाहता हूँ कि तुम ही लोग कर लो, वन बैग कंटेन 4 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, 4 red and 2 black ball. One bag contain 4 red and 2 black ball, comma another bag contain 3 red and 5 black ball, 3 red and 5 black ball. Full stop. If one ball is drawn from each bag, if one ball is drawn from each bag, determine the probability that, अरे determine छोड़ो ना, तुम find लिख लो, find the probability that one is red and one is black, one is red and one is black, ठीक है ना। यहाँ पे देखना केस 2 होगा, केस 1 में फर्स्ट बैग से हो सकता है रेड, फर्स्ट बैग से एक पहला बार रेड बॉल निकले और उसके बाद ब्लैक बॉल निकले, ठीक है ना। यहाँ पे केस 2 में हाँ पहले सेकंड बैग से ब्लैक और रेड निकले, ठीक है ना, दोनों केस बनेगा, तो कर लेना है ठीक से। अच्छा, लास्ट प्रोबेबिलिटी का जो क्लास हुआ था वहाँ पे हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए थे ना
एक्सप्लेन द टर्म म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट विथ एग्जांपल। ये वाला क्वेश्चन से हम लोग खत्म किए थे। उसके बाद यहाँ तक हम लोगों का हो गया था। उसके बाद हम लोग बोले थे, मैं क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, देखो क्या बोल रहा है। वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज ही मेरा लास्ट क्लास होगा प्रोबेबिलिटी का आज लास्ट क्लास है सर। उसके बाद प्रोबेबिलिटी फुल कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाने के बाद आज हम लोग चालू करेंगे डी नंबर क्वेश्चन से। डी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो देखते हैं। बोल रहा है ए बैग कंटेन 3 ग्रीन एंड 8 वाइट बॉल, ठीक है ना। इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट a bag contains 3 green and 8 white balls. If one ball is drawn at random, find the probability that the ball drawn is green, ठीक है ना। तो तुम्हारे पास क्या बोल रहा है, तुम्हारे पास एक बैग है, तुम्हारे पास एक बैग है जिस बैग के अंदर 3 ग्रीन बॉल है और 8 वाइट बॉल है, ठीक है। तो टोटल तुम्हारे पास कितना बॉल है, 8 और 3 11 बॉल है। तो तुम्हारे पास सैंपल साइज क्या हो गया, इनिस क्या हो गया, इनिस हो गया 11, इनिस हो गया 11। 11 से 11 बॉल से तुम्हें क्या उठाना है, एक बॉल उठाना है। तो यहाँ पे 11C1, 11C1, तो 11C1 का मतलब तो 11 ही होता है सर, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, 11 में से एक बॉल उठाना है, क्या बोला था, इफ वन बॉल इज ड्रॉन, इफ वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ग्रीन। अच्छा उठेगा क्या, ग्रीन उठेगा। अच्छा ग्रीन है कितना, ग्रीन मेरे पास 3 है सर, ग्रीन मेरे पास 3 है, तो 3 में से ही कोई एक उठेगा। तो एन ई क्या बनेगा, इवेंट क्या बन जाएगा, 3C1, 3 में से एक उठेगा तो मतलब 3। तो प्रोबेबिलिटी फॉर ग्रीन कितना हो गया, E/S मतलब 3/11, 3/11, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट, ठीक है। देखो एक बार, एक बार चेक कर लो, बताओ कहीं पे कोई दिक्कत है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। बोल रहा है ए बैग की नंबर देख लो एक बार, वन बैग कंटेन 4 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल, ठीक है। अनदर बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लैक बॉल। अच्छा इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक। तो मतलब बोल रहा है, एक बैग है तुम्हारे पास, एक बैग है जिसमें तुम्हारा क्या है, 4 रेड बॉल है, 4 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट और एक तुम्हारे पास दूसरा बैग है, तुम्हारे पास और एक दूसरा बैग है जहाँ पे क्या बोल रहा है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, 3 रेड और 5 ब्लैक, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करूँ थोड़ा सा, 3 क्या है, एक मिनट, जस्ट समझाने के लिए, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं क्या। ये 3 जो है ये, अरे बाप रे, ये जो 3 है, 3 बॉल जो है तुम्हारा यहाँ पे जो 3 बॉल है ये तुम्हारा रेड हो गया, 3 बॉल रेड बॉल है, 3 रेड है। अच्छा 5 क्या है, ब्लैक है। अच्छा 5 तुम्हारा ब्लैक है, 5 तुम्हारा ब्लैक बॉल है, 5 ब्लैक बॉल हुआ है ना, 5 ब्लैक बॉल हो गया, ठीक है, 5 ब्लैक बॉल हो गया, ठीक है। अब देखो बोल रहा है क्या, इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, यहाँ से भी एक बॉल उठेगा और यहाँ से भी एक बॉल उठेगा, है ना। तो बोल रहा है इफ वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच बैग, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड एंड वन इज ब्लैक। यहाँ से भी जब बॉल एक बार उठेगा, डिटरमाइन वन इज रेड वन इज ब्लैक, यहाँ से भी जब उठेगा वन इज रेड वन इज ब्लैक, प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तब देखो बोल रहा है कैसे इसको सजाना पड़ेगा, देखो बोल रहा है यहाँ पे कि केस 1, रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग, मतलब मैं प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ कि जब फर्स्ट बैग से उठेगा तब तब रेड बॉल उठेगा, फर्स्ट बैग से रेड बॉल उठेगा और सेकेंड जो बैग है, सेकेंड बैग से जब हम लोग उठाएंगे तब यहाँ से एक ब्लैक बॉल उठेगा। ये प्रोबेबिलिटी, उल्टा भी हो सकता है सर,
दूसरे टाइम में हम लोग केस 2 में उल्टा भी सीखेंगे। तो देखो बोल रहा है रेड बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड ब्लैक बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है तो देख लो। अच्छा, और उसके बाद देखो केस 2 हम लोग सजाएंगे ब्लैक बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैग एंड रेड बॉल फ्रॉम द सेकेंड बैग। तो पहले फर्स्ट बैग से सेकेंड पॉसिबिलिटी, ये केस 1 था। अब केस 2 में बोल रहा है C2, केस 2 में बोल रहा है यहाँ से जब उठाएंगे तब फर्स्ट बैग से रेड बॉल उठेगा, और यहाँ पे मैं केस 2 लिखता हूँ, केस 2 यहाँ से जब उठाएंगे तब सेकेंड बैग से रेड बॉल उठेगा। ठीक है ना, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ केस 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है। अरे बहुत सिंपल है सर, क्या बोल रहा था 4C1 और 6C1। 4C1 देखो यहाँ पे रेट कितना है 4 है, तो चार में से तुम्हें 4C1 एक उठेगा, और यहाँ पे ब्लैक उठेगा, तो ब्लैक कितना है 5C1, ब्लैक कितना है 5 है, तो 5C1, यही तो प्रोबेबिलिटी है। देखो ना यहाँ पे 4C1 इंटू 5C1, ऊपर वाला प्रोबेबिलिटी देख लो, ठीक है, डिवाइडेड बाई 6C1 और 8C1, 6C1 और 8C1, 6C1 कौन सा वाला 6C1, 6C1 क्या है तुम्हारा E/S, ये तो E हो गया ना, ये सब हम लोग E बोल रहे हैं, 4 में से एक उठेगा, 5 में से एक उठेगा, डिवाइडेड बाई S क्या है, सैंपल साइज क्या है, यहाँ पे 4 2 6, 6 में से एक उठेगा, 6 में से एक उठेगा, ये तुम्हारा सैंपल साइज है। यहाँ पे भी सैंपल साइज क्या है 5 3 8, 8 में से एक उठेगा, ये है मेरा सैंपल साइज। यहाँ पे सेकेंड में ये मेरा सैंपल साइज है 8C1, 8C1 ये मेरा सैंपल साइज हुआ, ठीक है ना। तो देख लो ना, ये तो बोला है ई बाई नीचे एस, ठीक है ना, ई बाई एस, ये तो फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं, 4C1/6C1 इंटू 5C1/8C1 करने पे बोल रहा है केस 1 का प्रोबेबिलिटी हो रहा है 5/12 में, एक संग कर लिया, गुना करके अलग अलग भी कर सकते हो, तो ठीक है ना। मैंने पहले बैक से रेड बॉल का 4C1/6C1, फिर से दूसरे बैक से ब्लैक बॉल का 5C1/8C1, दोनों को गुना कर दो, हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है सेकेंड केस बोल रहा है ब्लैक बॉल फ्रॉम द फर्स्ट बैक से ब्लैक बॉल उठना है, फर्स्ट बैग से ब्लैक बॉल, देखो ना ब्लैक बॉल दो था, तो दो में से एक उठेगा, दो में से ही ना एक उठेगा, दो में से ही एक उठेगा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है चलो देखते हैं, दो में से जब एक उठेगा तो मतलब 2C1 डिवाइडेड बाई फर्स्ट बैग में 6 बॉल है, 6 में से एक उठेगा, ठीक है, इंटू सेकेंड केस 2 में बोल रहा है सेकेंड बैग से रेड बॉल उठेगा, सेकेंड बैग से रेड बॉल उठेगा। अच्छा रेड 3 है, तो 3C1 डिवाइडेड बाई 8, 8 बॉल में से ही ना कोई एक उठेगा, तो ये हुआ सैंपल साइज मेरा, मैंने ये हुआ तुम्हारा मैंने फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन लिख के हम लोगों का प्रोबेबिलिटी आ रहा है 1/8 आ रहा है। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा तुम्हारा ये वाला 5/12 प्लस 1/8 करने पे 13/24, अगर 13/24 फॉर्मेट में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं तो 0.54, ठीक है ना। जल्दी से एक बार चेक कर लो। अच्छा, दो चार थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम लोग समझ लेते हैं। थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे बोल रहा है मान लो पी ए है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होने का चांस, मतलब ए आने का चांस, मान लो ना ए बी सी डी कोई बॉल है, तो ए बॉल आने का चांस अगर 0.4 है, 0.4 है, तो कहने का मतलब है हम लोग बोल सकते हो 40% है, ठीक है ना। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मान लो ए बी बॉल है, तो ए ना आने का चांस कितना है, ना आने का चांस अगर बोला जाए, क्वेश्चन में बोला जाए कि ना आने का चांस कितना है बताओ, तो आने का चांस है 40%, आने का चांस है 40%, ना आने का चांस क्या हो जाएगा 1 माइनस 40% मतलब 60%। बात समझो, यहाँ पे मान लो 4 बॉल है, एक येलो बॉल है, ग्रीन बॉल है दूसरा, रेड बॉल है तीसरा,
है ना, और पिंक बॉल है चौथा, पिंक बॉल है, ठीक है, पिंक बॉल है। अब तुम अच्छा दो अलग अलग रेड बॉल कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा पिंक हो गया ना, ये रेड करना पड़ेगा, रेड बॉल कर लेता हूँ मैं, देखो। अच्छा रेड बॉल, चारठा बॉल है। अब बोल रहा है, अगर मान लो बोल रहा है कि यहाँ से ग्रीन बॉल उठने का चांस कितना है, ग्रीन बॉल उठने का चांस कितना है। तो ग्रीन बॉल उठने का चांस अगर मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ कि 40% चांस है, बने ग्रीन बॉल उठने का चांस 40% है। तो ग्रीन बॉल ना उठने का चांस कितना है, 60% होगा ना, 60% होगा। कैसे होगा सर, टोटल को हम लोग एक मान लेते हैं, वहां से हम लोग 40% ग्रीन बॉल उठने का चांस अगर 40% है तो उसको माइनस करेंगे तो 60% आंसर में आएगा, 60% आंसर में आएगा, वही यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वैसे ही बी उठने का चांस अगर 0.7 है, मतलब कि 70% है, तो बी ना उठने का चांस मतलब ए के माथा में जो सी है, ये तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, या फिर ए के माथा में तुम ऐसा दाग भी दे सकते हो, ए के माथा में ऐसा दाग भी अगर रहेगा तो वो भी ए का कॉम्प्लीमेंट ही होगा, ठीक है ना। ए के माथा में सी, ए के माथा में दाग, हाँ डैश, इसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात है, अगर 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 मान लो अगर मान लो ऐसे दिया है, ए ना आने का चांस, तो ए आने का जितना चांस है उसको माइनस कर देना है 1 से। बी आने का चांस जितना है, तो बी ना आने का चांस, बी का कॉम्प्लीमेंट बताया जाता है, तो 1 माइनस उतना परसेंट, ठीक है। तो फॉर फॉर चलो पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर ले। तो यहाँ पे फॉर कॉन्ट्राडिक्ट, अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब मान लो दो दो इंसान है, एक ए है एक बी है, एक ए है एक बी है, एक दूसरा है बी। बाद में हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ए है नंबर, मैंने ये वाला है ए और ये वाला है मान लो बी, ठीक है ना, ये बी है। अब बोल रहा है ए झूठ बोलता है, कुछ कुछ परसेंट, कितना परसेंट झूठ बोलता है, कितना परसेंट सच बोलता है, कुछ परसेंटेज बताया गया, ठीक है ना। मान लो जब ये जो है, ये सच बोलता है, ये सच बोलता है 40%, ये ट्रूथ बोलता है 40%, और झूठ बोलता है, जब भी वो बात करता है झूठ बोलता है, मतलब टेल ए लाई, है ना, झूठ बोलता है 60%। और बी बी सच बोलता है, बी जब बात करता है तब सच बोलने का चांसेस है 70%, और झूठ बोलने का चांसेस है, झूठ बोलने का चांसेस कितना है, झूठ बोलने का चांसेस है 30%। अब ये ऐसे बताओ कि जब ए ट्रू मतलब सच बोल रहा है तब भी झूठ बोल रहा है, ये जब सच बोलता है तब भी झूठ बोलता है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी चांस कितना है। तो ई का सच बोलने का चांस है 40/100, बी का झूठ बोलने का चांस है 30/100, दोनों को गुना कर लो तो आ जाएगा कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब जब ए सच बोलेगा तब बी झूठ ही बोलेगा। सिमिलरली जब बी सच बोलेगा ए झूठ बोलेगा, ऐसा चांस क्या है, देख लो एक बार यहाँ पे, मान लो यहाँ पे ये क्या बोलेगा, ये नॉट ट्रू माने झूठ बोलेगा, 60% चांस है, एक ये सच नहीं बोलेगा, झूठ बोलेगा, झूठ बोलने का चांस है 60%, और बी का सच बोलने का चांसेस है 70%, 70%, 70/100 इंटू 60/100 करके देख लो यहाँ पे 42/100, तो मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आता है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी पूछे तो 12/100 और 42/100 को जोड़ के यहाँ पे कर लो, जब दोनों ही एक तरीके का बात करेगा का चांसेस क्या है, या फिर जब ये बात करेगा एक तरीके का, बी बात करेगा दूसरे तरीके का, इसका पूरा चांस कितना है 0.54%, ठीक है ना। एक बार जल्दी से इसको देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, थोड़ा सा साफ कर दिया। अच्छा जल्दी से देख लो, ठीक है ना, बहुत बढ़िया मैथ है, बहुत बढ़िया मैथ है। एक बार ए फेंकता है तो बी सच बोलता है, दूसरा बार बी सच बोलता है तो ए फेंकने लगता है, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी, ऐसा भी क्वेश्चन आता है सर। नेक्स्ट में आ जाओ, नेक्स्ट में देखो,
देखो बढ़िया क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 9, 8 men in a company of 24 are 25 are graduate. If 3 men are picked out of 25 at random, what is the probability that all are graduate? At least one is graduate, at least one is graduate, है ना। तो देखो सिंपल तो है, देखो फटाक से करेंगे हम लोग, फटाक से हम लोग करेंगे। चलो तो देखो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 ग्रेजुएट है, 25 जन में से अगर 8 ग्रेजुएट है तो 17 जन नॉन ग्रेजुएट है। सिंपल वाला बात है, आराम से कर लेंगे हम लोग, बताओ ठीक है। चलो करके दिखाना, ठीक है करके दिखाना। एक बार इसको थोड़ा साफ कर लेता हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। देख लो एक बार, क्लियर, डन। अच्छा देख लो, तो ये वाला भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू लेटर आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वर्ड होम। होम से दो लेटर को हमने हमें रैंडमली ड्रॉ करना है, रैंडमली ड्रॉ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ लेटर आर भावेल। ये बहुत इजी है सर, नहीं कर पाओगे। टू लेटर आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द वर्ड होम। होम से दो लेटर को तुम्हें उठाना है कितना सर? 4 लेटर है। 4 लेटर है, उसमें से 2 लेटर को उठाना है। 4 से 2 आ गया आंसर तुम्हारा 6। देख लो ना एक बार, है ना। यहाँ पे भावेल कौन सा है? भावेल है ए ई आई ओ यू, मतलब ई यहाँ पे भावेल है, ओ यहाँ पे भावेल है, तो भावेल है ही दो। दो में से एक माने दोनों ही भावेल आएगा, दोनों ही भावेल आएगा, तो मतलब 2 से 2, इसका मतलब है 1। 2 से 2 का मतलब कैसे 1 हो गया सर? ऊपर में 2 नीचे में भी 2, 2 into 1 2 into 1 मतलब 1 हो गया, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी कैसे आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 1/6 का प्रोबेबिलिटी, 1/6 का प्रोबेबिलिटी सर, 1/6 का प्रोबेबिलिटी, है ना। इतना इजी क्वेश्चन है, बताओ। ऐसा क्वेश्चन भी आता है। चलो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। अच्छा और एक क्वेश्चन देख लो, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर स्प्रेड और एन एस फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड। तो मतलब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग आइदर स्प्रेड, या तो स्प्रेड आएगा या फिर एस आएगा, ठीक है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है? चलो देखते हैं क्वेश्चन, बहुत इजी है, क्वेश्चन को देख लो एक बार। देखो क्या बोल रहा है, मेरा कार्ड कितना है? कार्ड है 52, तो मतलब एस कितना बन गया? एस हो गया 52, ठीक है ना। अब बोल रहा है तुम लोग को जानते हो, एक तो तुम्हारा क्या बोलते हैं, डायमंड होता है, हार्ट होता है, ये सब होता है ना, अलग अलग 4 तरीके का। हाँ डायमंड होता है, हार्ट होता है, स्प्रेड होता है, ठीक है। तो सभी बोल रहा है या तो आएगा तुम्हारा एस आएगा, या तो तुम्हारा एस आएगा। एस मतलब एक नंबर को हम लोग एस बोलते हैं, ए सी ई एस बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन क्या बोला था? आइदर ए स्पेड, या तो स्पेड आएगा नहीं तो एस आएगा। तो ये इसमें से एक तो स्पेड होता है, एक स्पेड होता है, एक हार्ट होता है, ऐसा ना। एक स्पेड होता है, एक हार्ट होता है। हाँ और दूसरा का नाम बोलो ना, दूसरा का नाम एक बार चेक कर लो। हाँ स्पेड है, हार्ट है, एक डायमंड है, और दूसरा क्या बोलते हैं इसको? क्लब बोलते हैं ना। ये 4 है। तो बोल रहा है या तो स्प्रेड आएगा, स्प्रेड मतलब क्या? 13 को स्प्रेड है, या तो स्प्रेड है 13 को, हार्ट भी है 13 को, डायमंड भी है 13 को, क्लब भी है 13 को। या तो स्प्रेड आएगा नहीं तो एस आएगा। एस मतलब एक नंबर को हम लोग एस बोलते हैं। तो इन 13 में से एक एस तो यहाँ पे स्प्रेड में ही हो गया, बाकी कितना एस है? यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे एक एस है, यहाँ पे एक एस है। तो मतलब 13 के संग 14 15 16, तो 13 + 3 तो कितना हो गया मेरा? 16 हो गया, 16 हो गया। अब देख लो यहाँ पे 16 हो गया। अब मेरा सैंपल साइज कितना है? 52। मेरा इवेंट साइज कितना है? 16। तो 16/52 मतलब 4/30, ठीक है ना। बस कंप्लीट प्रोबेबिलिटी का। आराम से देखो, चैप्टर को समझो, ठीक है ना। और उसके बाद इसको थोड़ा सा रिवाइज भी करो, रिवाइज करने पे कंप्लीट हो जाएगा, और कुछ पढ़ने का दरकार नहीं है, ठीक है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।